हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम सप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। इसमें हमने गद्य खंड का पूरा सप्रसंग व्याख्या जो कि एग्जाम में आ सकता है पूरा हम करवा दिए हुए। आप वो वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए उसको पहले क्लियर कर लीजिए। और आता है पद खंड, जो आपका ये पद खंड है उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि इसमें पूरा सप्रसंग व्याख्या हम पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको हम देखना स्टार्ट करें। उससे पहले आप गद्य खंड का सप्रसंग व्याख्या नहीं देखेंगे तो जाकर के पहले उसे देख लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या करा है, ये प्रश्न है आपको बात करें 4 मार्क्स आपको पद खंड से और 4 मार्क्स आपको गद्य खंड से मिलता है, यानी कुल मिलाकर आपको 8 मार्क्स दिया जाता है। तो 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं। और इसके बाद रिवीजन में होता चलेगा, पूरा कहानी भी बताते चलेंगे कि क्या इसमें स्टोरी क्या था। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या करा है, एक नैन जस दर्पण, एक नैन जस दर्पण अति ही निर्मल भाऊ, सब रूपवर्त गहि मुख जो भी कर चाऊ। यानी कि जितने भी रूपवान लोग, बड़े बड़े रूपवान लोग थे, वे सब जायसी जी की तरफ देखा करते थे, क्योंकि ये इनके पास क्या था, इनके पास बुद्धि था, विजडम था, ज्ञान था। इसी के कारण बड़े बड़े जो धनी, इनके पास नहीं धन था, नहीं सॉरी नहीं इनके पास धन था, पैसा कुछ नहीं है, रूप भी खूबसूरत नहीं है कि इनके पास लोग अब प्यार से देखेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके पास इतना ज्ञान है, इनका जो वाणी, इनका जो बोलते हैं सुनने के लिए लोग तरसते हैं। और तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है उपयुक्त पंक्ति इस चैप्टर से लिया गया है जिसके राइटर ये है, और तब इसका स्टार्ट करना है। जिससे हम देखिए लिखे हुए अपने तरीके से कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। यानी पद्मावत जो है, पद्मावत से लिया गया था। कौन, ये आपका करबक जो आपका पाठ है ना, वही से लिया गया, पद्मावत का वह अंश है। जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए, उनके पास एक ही आँख है, आपके पास 2 आँख है, भाग्यशाली हो आप। उनके पास एक ही आँख है और एक ही कान सुनाई भी देता है की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले, निर्मल और स्वच्छ, उनके एकदम कैरेक्टर साफ है, सब कुछ उनके पास बहुत ही अच्छा है। लेकिन उनके पास सिर्फ रूप नहीं है, और एक ही आँख से दिखाई देता है और एक ही कान से सुनाई देता है। और उनकी इसी गुण की वजह से, इन्हीं गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर, बड़े बड़े रूपवान लोग, धनी धनी लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख यानी कि मुंह की तरफ ताका करते हैं। देखिए इतने बड़े, ये होता है ज्ञान का शक्ति, यानी ज्ञान है आपके पास तो सब कुछ है। देखिए ये था, आपको एग्जाम में अगर आ सकता है तो इसको आपको बहुत ही ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको फुल का फुल मार्क्स दे दे। आपको 2 मार्क्स ऐसे, 2 मार्क्स ऐसे आपका मार दे, ऐसे 2 मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए आगे अगला प्रश्न, धनी सौ पुरुष जस कीर्ति जासु, ये इसी चैप्टर से, करवक चैप्टर से आप जान सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धनी सौ पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे नवासु। धनी सौ पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे नवासु। ये बहुत अच्छा पंक्ति है। और इस पंक्ति से क्या कहना चाह रहे हैं, अगर एग्जाम में आता है तो लिखना है कि उत्तर, इस प्रकार से उत्तर लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश। देखिए आप कहाँ से लिया गया ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर अपने तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं। और जिसमें कवि कहते हैं कि इस नश्वर संसार में कीर्ति जो थी वो अमर रहती है। आदमी का जो शरीर है ये नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो कर्म होता है, उसका जो कीर्ति होती है वो क्या करती है, अमर हो जाती है, अमर रहती है हमेशा। वह पुरुष धन्य है, क्या है, वह पुरुष जो है वह आदमी धन्य है जिसकी कीर्ति प्रतिष्ठा इस संसार में है, जिसकी बहुत सारी कीर्ति है, जो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। क्योंकि उनका पास तो धन सारा यही रह जाएगा, उनके पास पूर्वजों के पास चला जाएगा, और यह उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर उसका सुगंध रह जाता है। इस प्रकार यश वाला व्यक्ति महान होता है। जो यानी कि बहुत सारे देखते होंगे आप, किसी को बड़े को प्रणाम करते हो तो बताओ यशस्वी भाव, यानी कि वो यश कमाओ। ये नहीं कहता कि वो बहुत अमीर हो जाओ या तरक्की करो, ऐसा तरक्की करो लेकिन इतना भी धन नहीं कमाओ कि वो आपका सारा ये कीर्ति को ही नष्ट कर दे। तो ये है आपका तीसरा प्रश्न, जो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि इससे आपका बीच बीच से ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो वो भी अगर पूछे ना तो आप बिल्कुल भी बना देना है आसान तरीके से। इतना आसान सिंपल सा आंसर देना है, यानी कि देखिए एग्जाम में ज़्यादा लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लिखना है, सटीक लिखना कि एग्जामिनर को समझ में आता है कि ये बंदा लिख क्या रहा है। तो इसीलिए आपको बहुत सटीक लिखना है और साफ साफ, और कोशिश करना है कि ये कट इस पर काटे ना आपको, इस पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं यानी कि गलती हो गया, महाकाव्य देखो महाकाव्य लिखा गया, इस पर घस थी, तो एग्जाम पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसको क्या करना है, चलिए इसको बताते हैं। इसको करना क्या, मान लीजिए महाकाव्य की जगह महाकाव्य लगा कुछ हो गया, तो इसे काटना कैसे, इस प्रकार करना है, इस वजह से इसे काट देना है, यानी कि हल्का हल्का काटना है, यानी कि ध्यान से देखा तो लगा कटा है, लेकिन अगर ना देखे तो अब लगा कि नहीं कटा भी नहीं है, इसलिए ऐसा ही आपको करना है, तो आपको बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका ये कॉपी होगा उस पर। अगला प्रश्न, ये तो सेम ही है, चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न देखिए 4 नंबर, ये भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना आज तक मेरे पास ना आया।
ये भी इन तो ये जो चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखी है ना, एकदम मतलब महान चैप्टर। इसे आपको पढ़ेंगे ना पूरा वही लगा कि आप ही उस ज़माने में पहुँच चुके हैं जब ये लिख रही है। जैसे लिख रही है, आज दिशाएँ भी हँस रही है उल्लासन की खुशी, पूरा विश्व जो है वो खुशियाँ मना रही है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। पुत्र वियोग जो शीर्षक है जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हुए, ये वहीं से लिया गया है। काव्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मुकुल, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुकुल से लिया गया है, ध्यान रखें मुकुल से लिया गया है नामक काव्य संकलन से पुत्र वियोग शीर्षक से काव्य से लिया गया है, जिसमें कवित्री ने पुत्र के वियोग में माँ के पीड़ा, यानी जब किसी माँ का पुत्र मर जाता है, किसी का बेटे का बिना समय यानी कि बहुत अकाल मृत्यु हो जाता है, तो उनकी जो पीड़ा होती है, उनका दर्द होता है, उसी को इसमें व्यक्त करने के प्रयास में किए हैं कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। चित्रण किया है पुत्र के वियोग में माँ का हृदय सर्वाधिक व्याकुल बेचैन हो जाता है। यानी देखिए कितना, जितना एक माँ से अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता एक पुत्र के लिए, क्योंकि जितना देखिए आपके पास पहले तो 9 महीने रखती है अपने कोख में, उसके बाद आपको जन्म देती है, उसके बाद आपका खाना पाना जितना भी आपको होता है ना, मल मूत्र सभी साफ, यानी ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, कोई जगह नहीं ले सकता माँ का। उससे चारों ओर की हरियाली, खुशहाली, उमंग, उल्लास में सिर्फ पुत्र का ही रह जाता है। देखिए जिसके लिए वो इतना सारा कुछ की, और वही पुत्र तो इतना प्यारा जो पुत्र होता है, वह भले उसको मारती उठी वो अलग बात है, क्योंकि उनको जीवन को भी सुधारना होता है। वह ये नहीं चाहती कि हमारे वजह से हमारे बेटा नकारा बन जाए, या फिर वो अपने खुद कठोर होना भी उनको पड़ता है। और बाद में क्या करते हैं, इसलिए आपको हमेशा उसका इज्जत कीजिए, आप किसी भी स्थिति हो जाए उनकी, हमेशा वो हर स्थिति, हमारे मतलब हर स्थिति में सही होते हैं, उमंग उल्लास में देखिए। और उसी कारण से किसका पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो क्या दर्द होता है ना, उसी को इसमें दर्शाने का प्रयास कर रही है अपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी। उमंग उल्लास में सिर्फ उसका पुत्र ही नजर आता है, पूरा संसार खुशियाँ मना, लेकिन उनके लिए तो दुखी है, क्योंकि उनके पुत्र का मृत्यु जो हो चुका है, जो पुत्र का उनका मृत्यु हो गया था। तो उसके बाद ये आपका जो ये जब पढ़ रहे हैं ये लिखी हुई थी, पुत्र तो उसके लिए सुंदर खिलौना होता है, प्रकृति का सारा सौंदर्य पुत्र के अभाव में उसके लिए पीड़ादायी बन जाता है। यानी कि जब उसके पास पुत्र है तो समझ लीजिए कि सारा खुशी उसके पास, संसार का सारा वैभव सब सारा खुशी उसके पास, लेकिन नहीं है तो सारा का खुशी भी उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर की, जादू टूटता है इस ऊषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए इसमें क्या कहा जाए कि जादू टूटता है इस ऊषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऊषा चैप्टर से लिया गया है, जिसको शमशेर बहादुर सिंह इसको लिखे हुए हैं। और इसमें भी आपको देखिए हम इसमें जितना बता रहे हैं, इसमें से आपको जितना करवा है उसी में से आपको गद्य खंड से भी और पद खंड से भी आपका जो संप्रसंग व्याख्या आ ही जाएगा, मिल ही जाएगा, लिख ही देना है आपको, क्योंकि इससे आप कुछ पढ़ना ही नहीं, आप समय नहीं, इससे आपको गेस समझ, हमारा गेस क्वेश्चन भी समझ सकते हैं इसे आप। प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। ऐसा भी हम आपका सप्रसंग व्याख्या कराते नहीं है, लेकिन इसलिए इस पर एक डिटेल ही वीडियो सोचे के लाए, ताकि आपका पूरा एक ही क्लास में सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है। क्या होता है? सतरंगी होता है, और आकाश राख से लिपे हुए चौकी की तरफ प्रतीत होता है। लेकिन सूर्योदय के बाद ऊषा रूपी सूर्योदय जो होता है, यानी ऊषा काल कैसे होता है? जब अंधेरा जा रहा होता है और सूरज की किरणें जो आ रही थी, उसी काल को ऊषा काल कहते हैं। सुंदरी की ललिमा और नीलिमा वाली शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात ऊषा का जो जादू है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि सूरज होता है बहुत सारा अंधेरा सा, अब उजाला हो जाता है, तो यानी कि ऊषा का जो जादू होता है ना वो खत्म हो जाता है। यही करने का मतलब है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातकी मन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन। क्या? उन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन। चलिए ये आपका मान चलिए ये लाइन आपके एग्जाम में आता है, तो कैसे आपको लिखना है ना, चलिए इसको बताते हैं। प्रस्तुत छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा महाकाव्य जो कामायनी के निर्वेद संघ से ली गई है। कामायनी जो है महाकाव्य, कामायनी बहुत पॉपुलर है, इसके बारे में आप जरूर सुने होंगे। कामायनी से लिया गया है, और जिसका चैप्टर का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कलम है, यानी कि जो बहुत सारा हल्ला हो रहा था ना, उसी के बारे में इसमें कहा गया है। इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती है। वही कहती है यानी कि एक पुरुष के जीवन में नारी का कितना महत्व होता है ना, उसके बारे में बताती है कि हे मनु, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी पानी के बूंदों के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूँ। किसकी तरह? सरस बरसात की तरह। कि जो भी चातकी क्या ग्रहण करती है, जो भी ऊपर से अब जो बारिश होता है उसको, उसके जल ही वह ग्रहण करते। चातकी किसके लिए तरसती है? तो वह मरु ज्वाला धधकती है, वही चातकी तन कन को तरसती। कवि कहते हैं कि जब मानो जीवन कष्ट में अग्नि मरुस्थल की
तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश की उसके चित्त रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है। तो आपको इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है, और इससे आपको और भी जानकारी हो तो जितना हो सके इसमें आपको लिख देना है। जो आपको लाइन है उसको समझ आस पास का जितना भी जानते हैं ना वो पूरा पूरा सही इसमें लिख ही देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 7वां नंबर जो प्रश्न क्या कर रहा है कि राष्ट्रगीत में भला वह कौन भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सूतना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। देखिए क्या लाइन है ये आपका, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपका हमारा तरफ से आपका MBBS है, क्योंकि ये ज़्यादा चांसेस सबसे ज़्यादा कि आ सकता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। देखना अधिनायक शीर्षक कविता से यह उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवि ने उन प्रतिनिधियों पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया है जो इतने दिनों की आज़ादी के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं ला पाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जानना चाहते हैं कि वह कौन भाग्य विधाता है, वो कौन भारत भाग्य विधाता है जिसका गान जो है वह हर्षना नाम का एक गरीब विद्यार्थी जो है गा रहा है। कौन है आखिर वो? वह गरीब विद्यार्थी है। अपनी लाचारी का प्रमाण लिए हुए वह राष्ट्रीय गीत गाता है। कवि का यह कटु व्यंग बड़ा ही उचित और क्या है कि सामायिक है। सचमुच आज लाखों गरीब छात्र जो है अपने विद्यालयों में बिना मन के कुछ का मन नहीं, फिर वो राष्ट्रगान दोहराए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान कर रहे हैं बिना मन। किसका फुर्सत है आजकल राष्ट्रगान करने के? उन्हें यही नहीं पता कि वे किसका गान कर रहे हैं, वो क्यों गान कर रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं। अगर होता तो शायद वो बड़े मन से गाते, यानी बेमन से वे गाए जा रहे हैं। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जन गाए जा रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या कि आज के सत्ताधारी वर्ग को इसमें कटाक्ष किया है। तो ये भी प्रश्न आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको भी हम अच्छी तरीके से समझते हैं इसको। देखिए इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ये भी आपका अधिनायक चैप्टर से ही लिया गया है। ये भी आपका अधिनायक चैप्टर से ही लिया गया है, जिसका रघुवीर सहाय लिखे हुए हैं। तो इसका कैसे आंसर लिखना है? लिखना है कि उपयुक्त पंक्ति लिया गया कि सब अधिनायक से लिया गया है, जिसको रघुवीर सहाय इसके लेखक है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर सहाय द्वारा लिखित या रचित ही बोल सकते हैं कविता अधिनायक से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। नंगे पांव, क्योंकि जो राष्ट्रगान वही गाता जो गरीब है, क्योंकि अमीर लोगों के पास कहाँ फुर्सत है गाने के लिए। गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीत होते हैं। इतनी गरीबी, इनकी स्थिति, इतना सिचुएशन खराब हो चुका है ना कि वो उनके पास चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए। और गरीब किसानों की कमाई जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प ली जाती है। जो भी गरीब लोग क्या करते काम करते हैं उसको बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको क्या हड़प लेते हैं उसको, और उनके अधिकारों का मेडल भी, जो उनके पास जो मेडल होना चाहिए, जो उसके बाद जो काम किया जो अधिकार होता है वो भी ले लेते हैं कि तुम्हारा मेडल हमें लाओ, मैं लूँगा। कवि पूछता है कि आखिर ये तमगे कौन लगवाने वाला है, यानी कि तमगे वैसा करता कौन है। इसके बारे में कवि बात कर रहे हैं। कौन कवि? आपको पता होगा रघुवीर सहाय की बात हो रही है। ठीक है, 9वां प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न क्या है? ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये भी लाइन बहुत अच्छा है कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये भी आपका पुत्र वियोग जो शीर्षक है वही से लिया गया है, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसको लिखी हुई है। और ये चैप्टर काफ़ी, इससे प्रश्न तो हमेशा लगभग पूछ ही लिया था। ये आपका 48वां चैप्टर और उसने कहा था ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कैसे लिखना है? लिखना है कि कोमल होता है। देखिए सबसे पहले लिखना है उपयुक्त पंक्ति आपका पुत्र योग शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक और जिसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पर लिख देना है। उसके बाद लिखना है, स्टार्ट करना है कि कोमल होता है, यानी कि यह क्या कि यह एक पुत्र को पाने के लिए तरह तरह की मन्नतें मांगते हैं। कितने दरबारे गई, कितने मंदिरों गई, तब उनके पास एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और पत्थर को देवता मानकर वो शीश नवाती है। और 9 माह तक कष्ट झेलती हुई अनेक क्या कि तकलीफ सहती हुई उसे पालती है, यानी कि उसके बाद पालती होती है, जन्म देती है। उसे पाने के बाद उसे पढ़ाती लिखाती और ऐसे कैसे संस्कार देती है। इस तरह पुत्र उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है, उनके जीवन का सबसे कठिन, यानी कि शरीर का एक अंग बन जाता है। वह रोता है तो वह मनाती है, चुप कराती है। इस तरह पुत्र प्रेम में वह क्या करते हैं, वो बंध जाती है। परंतु इसी बीच जब उसके पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है, यानी कि बिना जाने की, समझ लीजिए 2-3 साल का, या फिर उसे बहुत असमय मृत्यु, यानी कि जब उससे जो आयु नहीं है मरने की, फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवन जो होता है वह सूना सूना हो जाता है। यानी कि जीवन किसी काम का नहीं होता है, पूरा संसार सुख मना रहा था, लेकिन उसके लिए तो उनका दुख ही सबसे होता है ज़्यादा। वह पुत्र प्रेम के कारण बेचैन सी हो जाती है। उसे लगता है कि बिछड़े हुए पुत्र बार बार वह मिल लेती है। वो जो बिछड़े हुए पुत्र उनसे एक बार, मात्र एक बार उसे मिल लेती है।
पल भर के लिए उसे प्यार कर लेते, परंतु यह सब नहीं हो पाता है। ये आपका इस प्रकार से लिख देंगे ना, वो जो आपका एग्जामिनर जितना ज़्यादा उसको क्या मायूस कर सके, यानी कि जितना उसको खुश कर सके ना, उतना आपका नंबर समझिए, इतना उसको पागल कर दे अपने ये बातों से, उनका इमोशनल कर दे ना, उतना नंबर देगा ही देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मुहा जेनी कवि सुनी, यानी कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मुहा जेनी कवि सुनी, यानी कि इस आपका जो लाइन से क्या मतलब है, चलिए बताते हैं। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसका लेखक कौन है। लिखना कि यह उपयुक्त पंक्ति कर्बक का पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश, यानी पद्मावत जो आपका ये है ना, ये आपका महाकाव्य यहाँ से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए वे जायस गुनी गुनी है, यानी कि गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है उनके बातों से। ये कहने का मतलब है। आगे बढ़िए 11वां चैप्टर, ये छोड़िए 11वां चैप्टर नहीं, 11वां प्रश्न। चांद जैसे जग विधि अवतारा, तीन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सुधा एक नैन हो, उआ सकू अस नक्तन मनहा। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये भी देखिए कर्बक पाठ कितना इंपॉर्टेंट है, अभी से उतना हम 4 प्रश्न इतना ज़्यादा ले लिए हुए, यानी कि आप इसी से आपको संकेत समझ सकते हैं कि वो चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम क्या समझते हैं कि आपको ये लाइन आपके एग्जाम में आता है तो लिखना कैसे है। लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के ये अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, यानी जिस प्रकार चंद्रमा को उतारा गया है उसी तरह चंद्रमा की तरह उस कवि को भी, मलिक मोहम्मद जायसी जी को भगवान ने इस धरती पर उतारा है। जैसे चंद्रमा में कमी होती है, यानी कि जो उस चंद्रमा को बनाया गया प्रकाश देने के लिए क्या है, उसमें दाग होता है, उसमें देखेंगे आप काला काला दिखाई देगा। कवि में भी फिर भी वह कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे। जिस प्रकार अकेला शुक्र, जो शुक्र ग्रह को आप जानते होंगे, शुक्र ग्रह नक्षत्रों के बीच उदित होता है, उसी प्रकार कवि ने भी अपने एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है, और उनकी इन्हीं गुण के कारण बड़े बड़े जो रूपवान लोग होते हैं उनके मुख की तरफ ताका करते हैं, देखा करते हैं, उनको कुछ ज्ञान लेने के लिए उसकी बातों को सुना करते हैं। और आगे देखिए आपका यही लास्ट प्रश्न है जो बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसकी विजय हुई, किसकी विजय हुई, सेना की, कि शासक की, कि नागरिकों की। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं, कोई नहीं चाहता कि पूछेंगे, अगर कर लिया कि जीत गए, जाओ जश्न मनाओ, जीत रहे। और नागरिकों को नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे, कितने सैनिक गए थे, कितने हारे, कौन जीता, किस लिए, क्यों युद्ध हो रही है, और कितने विजय वापस आ रहे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और उसने कह दिया कि यार हम कोई मान के चलिए वो हार का, तो वो ये तो नहीं कहेगा मैं हारा हूँ, वो हमेशा कहेगा मैं जीत कर आ रहा हूँ, उसी की खुशी में वो जश्न मनाए जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ आप लिखना उपयुक्त पंक्ति प्रस्तुत पंक्तियाँ हार शीर्षक गद्य कविता से संकलित है, जिसमें जिसके का रचनाकार अशोक वाजपेयी है। कौन लिखे हुए इसको, अशोक वाजपेयी। हार जी चैप्टर को याद आ गया होगा। इन पंक्तियों में कवि ने राजनीतिक झूठ को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि भोली भाली जनता को बताया जाता है कि युद्ध में उनकी सेना विजयी हुई है, हमेशा विजयी हुई है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमेशा वही जीते क्यों। लेकिन जनता को यह भी पता नहीं कि विजय सेना की हुई या फिर शासक की, सेना जीती या फिर जो राजा थे वो जीते, नागरिकों की हो, या यह बात पूछने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। नागरिक को यह भी पता नहीं कि कितने सैनिक गए थे यहाँ से लड़ने के लिए और कितने वापस आ रहे हैं। ये कुछ भी पता नहीं, सिर्फ जश्न मनाया जा रही है कि कौन समझाए इन मूर्खों को कि ऐसा जश्न मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका सब प्रसंग व्याख्या, 12 ही बताए थे, इसमें 12 को आपको 100% क्लियर कर लेना है। अब देखिए आपका पूरे पद खंड से 12 कर दे रहे हैं, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि आपका ये समझ लीजिए गेस ही है, समझ लीजिए, और ज़्यादा याद करने में आपका कठिनाई भी नहीं होगी। 1-2 बार पढ़ेंगे आपका समझ लीजिए याद हो ही जाएगी, 100% याद हो जाएगी। इसका कोई ऐसा नहीं कि आपको रटना पड़ेगा, इसको 2-3 बार आप अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से 1-2 बार समझेंगे, या फिर इसको आप दुगनी स्पीड में एक और वीडियो को प्ले कर देंगे, आप समझ लीजिएगा पूरा पूरा डाउट जो होगा वो आपका फिर से क्लियर हो जाएगा, और पूरा पूरा जो चैप्टर है आपका कन्फर्म हो जाएगा, यानी कि दिमाग में यहाँ पे होगा ना, सेट हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है ना उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का ये क्लास जो था, आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और लाइक नहीं किया लाइक भी कर देंगे जल्दी से, और शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और क्या करेंगे, और अपने सबसे ज़्यादा अपने समय कहाँ लगाएंगे, अपने पढ़ाई पर, क्योंकि उनकी जो सबसे ज़्यादा एग्जाम बहुत नज़दीक है। एक तरह से बात करें तो 20, 19, 18 यही तो आपका डेज बता हुआ है, क्योंकि आप इस वीडियो को 1-2 दिन बाद देखेंगे तो और भी दिन कम हो चुके होंगे। इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है, आप एक सेकंड अपने रिजल्ट को बेहतरीन तरीके से बनाने में हम लगा रहे होंगे। और आप निश्चित रहिए कि जितना भी आप जितना पढ़ाई करें, जितना परिश्रम करें, वो सभी का जितना भी जो फल होगा वो आपका रिजल्ट के दिन आपको ज़रूर आपको शो करेगा। तो उस दिन जो आपके पास जो खुशी होगी वो सबसे बेस्ट खुशी होगी, यानी कि आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो अपने सुख सुविधा को जो त्याग कर हमने जो पढ़ाई की थी उनका आज फल देखने को मिल गया।
तो आपको इसलिए जितना हो सकता है अपना 100% आपको एग्ज़ाम को देना है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन जरूर से कर लेंगे।